जी सर, आ रही है। ओके। देखो गाइस, अब क्या है कि हम इस फोल्डर में ही थे, हमारी मीटिंग बंद हुई थी अभी। ठीक है, हम इसी फोल्डर में है, कॉलेज में आ गए हैं। देखो ये पहला वाला कॉलेज नाम का प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। पहले कुछ अजीब सा एरर आ रहा था, कह रहा था कि जेंगो जो है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब जेंगो जो है वो इनएप्रोप्रिएट है, हमारा मशीन नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल्ड था। और वो वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम था VENV। इसीलिए मुझे वर्चुअल इन्वायरमेंट को पहले एक्टिवेट करना पड़ा। ठीक है, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए पीछे इसलिए आए क्योंकि हम ऑलरेडी देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर थे, इस कॉलेज के अंदर थे, लेकिन हमें वापस यहाँ पे आना पड़ा है। देखो, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट जब कर रहे थे तो उससे पहले हमें जेंगो यूट्यूब तक आना पड़ा है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, जेंगो यूट्यूब तक आना पड़ा। और फिर उसके बाद VENV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट लिखना पड़ा, क्योंकि जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा, सॉरी, जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हमारा VENV रखा हुआ है। यूट्यूब के अंदर रखा हुआ है क्या? जेंगो यूट्यूब के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर VENV रखा हुआ है, इसलिए हमें वापस आना। ठीक है, और फिर हमने VENV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, ये मेरे साथ बहुत गलती हुई थी जब मैं पहली बार सीख रहा था कि भाई एक्टिवेट क्यों नहीं हो। तो एक्टिवेट तब होगा जब आप उस फोल्डर में पहुंचोगे जहां पे आपने VENV को बनाया है, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को आपने जहां पे बनाया है, उस फोल्डर में आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको VENV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट लिखना पड़ेगा। इसको बहुत बारीकी से याद रखें। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो आपको यहाँ कॉलेज नाम के फोल्डर तक आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे CD लिख के उस फोल्डर तक देखो मैं पहुंचा हूं। ठीक है, उसके बाद अब जब इस फोल्डर तक पहुंच गया तो मैंने लिखा वही कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा और जिसकी वजह से मेरा सर्वर चल गया। देखो यहाँ पे लिखा है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो उससे मेरा ये प्रोजेक्ट चल गया इस पोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर हम लिखे हैं और हमारा ऑलरेडी सर्वर चल रहा है। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है सर। तो जब अगर इसको चलाऊंगा मैं तो ये नहीं चलेगा। क्या हुआ, ब्रेक हो गया क्या हमारा सर्वर? ये चलना तो नहीं चाहिए था, चल कैसे गया? प्रेम, कैसे चला भाई ये? चलना तो नहीं चाहिए ये। हम्म। प्रेम हो कि चले गए तुम? चलो, नहीं, मुझे इधर ही है, इधर ही क्या हो गया? ये ये चल गया है यार, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है मेरे 8000 पोर्ट नंबर पे, इसको भी चला दिया इस। ये चलने लग गया है क्या? पहले तो बग दे देता था। मतलब दो दो प्रोजेक्ट तो बार चल सेव है रहा है ना। सर। प्रोजेक्ट तो सेव है लेकिन फिर भी एक दो पोर्ट एक साथ नहीं चला सकते। चल गया ये। चलो, अब यहाँ पे बंद किया तो इसको बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी भी चल रहा है क्योंकि एक सर्वर यहाँ पे ऑलरेडी टर्मिनल से चल रहा है। देखो इस टर्मिनल से मेरा एक पोर्ट नंबर चल रहा है। ठीक है, ये तो कुछ उटपटांग हो गया। चलो एनीवेज, तो इसका भी एक लॉजिक दिया गया है। क्या लॉजिक है उसको सुन लेते हैं। देखो, बाय डिफॉल्ट जो है, बहुत सारे हमारे पास लैंग्वेजेस है और बहुत सारे लैंग्वेजेस से एप्लीकेशन बनता है। तो हो सकता है, पता है ये पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट है 8000। ठीक है, मतलब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर जब आप लिखोगे तो ये 8000 पोर्ट नंबर अपने आप ले ले। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कोई बंदा कोई सर्वर को अप किया और वो इसी मशीन में चल रहा है, मेरे ही मशीन में चल रहा हो जिसमें ये अभी चल रहा है जैको का सर्वर। तो उसका सर्वर और मेरा सर्वर आपस में कोलाइड करने लगे और एक बग जरूर दे। हो सकता है यहाँ पे जेंगो का एक ही प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं तो इसी वजह से ये चल गए। लेकिन अगर मान लो कि एक डॉट नेट का प्रोजेक्ट है, उसका सर्वर अप करें 8000 पे
और जेंगो का प्रोजेक्ट मैं 8000 पे आप करने की कोशिश करूंगा ना, चलाने की कोशिश करूंगा तो ये बग हो गया। ठीक है, सिमिलर प्रोजेक्ट के साथ ये शायद चल गया है, लेकिन ये रेकमेंड नहीं किया गया है इंडस्ट्री में कि आप एक ही पोर्ट नंबर पे 2 सर्वर एक ही मशीन में चलाओ, है ना। अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसके लिए सर्वर पोर्ट नंबर को बदल सकते हो। पोर्ट नंबर को कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे देखो, पाइथन manage.py रन सर्वर के आगे आप जो पोर्ट नंबर चाहते हो उस पोर्ट नंबर का नंबर लिख दो। तो मान लो ये 5000 मैंने लिखा है, बड़ा करके दिखाता हूँ। मतलब पोर्ट नंबर कैसे बदलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो ये 5000 पे एक सर्वर चलेगा, यहाँ पे देखो 5000 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इसको तुम कॉपी करोगे Ctrl+Shift+C से, और जब इसको ब्राउजर पे चलाओगे तो देखो ये 8000 पे अभी भी चल रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वही प्रोजेक्ट मैं एक दूसरे पोर्ट पे चला रहा हूँ 5000, देखो 5000 पे भी चल। तो ये रेकमेंड किया गया है कि भाई आप अलग अलग पोर्ट नंबर यूज करें, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट कोलाइड करेगा और कोई ना कोई ऐसा जरूर दिक्कत होगा। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग भी है, 8:15 पे मेरी मीटिंग है क्लाइंट से, बताया था ना वो। आ रही है, आ रही है। आ रही है। Yes, sir. आ रही है. ओके, 1 सेकेंड, आई थिंक। ओके, तो हमने दो पोर्ट पे, अलग अलग पोर्ट पे अपना सर्वर रन कर लिया, एक ही प्रोजेक्ट 2 जगह चला। कल को आपको 10 प्रोजेक्ट मिल जाए, आप उसको भी चला सकते टोटली। मतलब ये इसलिए बनाया गया है कि आप अपना पोर्ट नंबर पिक करें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पोर्ट नंबर तुम्हारा अलग अलग होगा। तुम्हारे 10 प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 के पोर्ट नंबर अलग होने चाहिए, अगर 10 के 10 सर्वर को यूज करने वाले हैं तो। ठीक है, सर्वर का कॉन्सेप्ट मैंने जुपिटर लैब में बताया था, फिर मैंने उसको माई एसक्यूएल डेटाबेस में बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अब इस सर्वर को बंद करना है तो क्या करेंगे सर, ये सर्वर 5000 पे तो चल रहा है, मान लो मुझे बंद करना है। तो ये 5000 से जो सर्वर चल रहा है वो तो यहाँ पे चल रहा है। तो सर क्या करेंगे, तो Ctrl+C इस पे क्लिक कर लेना, और तुम्हारा यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगेगा, और Ctrl+C को प्रेस करोगे तो ये सर्वर बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि अभी भी चल रहा है, तो मैंने बोला नहीं चल नहीं रहा है, रिफ्रेश करो, देखो ये हट जाएगा। देखो, तो अब ये कहाँ से चल रहा है, ये दिक्कत है, दो एक ही प्रोजेक्ट 2 जगह चल रहा है ना। देखो, ये बार बार एक्टिवेट हो रहा है, ये चलना नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे चल रहा है। चलता नहीं है, तुम लोग पीछे में नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे में कुछ हुआ होगा, मैं फास्ट एपीआई को देख रहा था तो मैंने बहुत सारे इधर उधर चीज करे हैं। खैर, ये देखो ये 8000 पे चल रहा है, इसको बंद करते हैं। देखो इसके बाद ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है ना, तो इसको बंद कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। ये 8000 पे चल रहा है, इसको बंद कर रहा हूँ Ctrl+C प्रेस करके। देखो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बंद हो जाएगा और फिर स्टार्ट नहीं। ये भी स्टार्ट हो रहा है यार, कहाँ से चल रहा है ये भाई, प्रेम कहाँ से चल रहा है भाई, ये चलना नहीं चाहिए हाँ, यार। नहीं, ये तभी देख तो रहा कह है, रहा जादू हूँ, हो रहा है सर। ये कॉल सर्वर करने के बंद बाद कर रहा कैसे हूँ, चल रहा है। वही तो सर्वर बंद कर दिया भाई मैंने, फिर भी चल रहा है। ये तो हद ही हो गया। मेरे उसमें भी मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ ही आपके साथ। मैं इसका प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने बंद किया तो मेरा वहां बंद हो गया, लेकिन आपका नहीं मेरा था। क्यों चल रहा है, मेरा क्यों सर्वर चल रहा है यार। ये तो हमारे लिए मैंने जेंगो अलग काम मैंने कर रहा है, आपके लिए अलग काम कर रहा है। यूआरएल बदल दिया तो बंद हो गया। देखो, कह रहा है 8000 अवेलेबल नहीं है, इस पे कुछ अलग एरर आना चाहिए था, क्योंकि यूआरएल यूज कर लेना, मैं जान रहा हूँ ये पक्का फास्ट एपीआई की वजह से हुआ। मैं बहुत भसड़ना चाहिए फास्ट एपीआई। अब ना आपको, अब देखो अब नहीं, अब हो रहा है। ठीक है, अब मैंने 8000 पे चला, देखो अब नहीं हूँ, पता नहीं कैसे अब हो जा रहा था बार, वो ग्लिच होगा कोई। ठीक है, अब नहीं हो रहा है, देखो बार बार इसको चला रहा हूँ लेकिन अब नहीं, कुछ हुआ होगा। नियम कानून टूट गए थे अभी, पता नहीं कैसे टूट गया, आई डोंट नो। ठीक है, बट जो भी है, ऐसे ऐसे तो दुखी कर देगा ये। चलो, तो देखो ये हमारा सर्वर बंद हो गया है। ठीक है, अब हम फाइल सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो
पाइथन मैनेज डॉट पी से मैं, देखो ये मैनेज डॉट पी है ना, इसने इन सबको एक साथ कलेक्टिवली चलाने की कोशिश की, एक सर्वर के साथ। ठीक है, अब क्या है कि हम इस फाइल सिस्टम के बारे में समझें। ठीक है, ये फाइल सिस्टम जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया, दिस इज माय प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो आपको डीबी एसक्यूलाइट 3 दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपको डेटाबेस दिया जाता है जेंगो की तरफ से। भाई कल को आप तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तो अपना डेटा कहाँ रखो, तो इसलिए डीबी एसक्यूलाइट 3 दिया गया है। ठीक है, ये आप ऐसा समझ लो कि माई एसक्यूएल का एक छोटा वर्जन। ठीक है, जो लाइट वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब माई एसक्यूएल 400 MB का फाइल होता है, और ये जो है ये कुछ 3-4 MB का फाइल होता है। ठीक है, तो ये हल्का होता है, तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। मैं बताऊंगा ये भी कहाँ पे है। ठीक है, तो अब इन फाइल्स के बारे में समझते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। अच्छा देखो, मैंने बोला ना अभी कि मैनेज डॉट पी वाई किया था मैंने, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर किया था, तो ये सारा फाइल कलेक्टिवली चला था। तो ये फाइल इधर से उधर इंपोर्ट भी हो रखी है, इसीलिए देखो यहाँ पे पाई कैशे भी बना हुआ है। पाई कैशे मैंने बताया था मॉड्यूल पैकेज और मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट, कि जब एक फाइल, एक स्क्रिप्ट पाइथन की दूसरे पाइथन की स्क्रिप्ट में इंपोर्ट की जाती है तो पाई कैशे बाय डिफॉल्ट बन जाती है। ये पाइथन 3.6 से पहले मैनुअली बनाना पड़ता था, लेकिन पाइथन 3.6 के बाद ये जो है अपने आप ही बनने लग गया। ठीक है गाइस, आवाज समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो जी यार। सर। जी सर। आकाश गुप्ता समझ में आ रहा है भाई? आकाश राजपूत, दीपांशु यस सर। कृषिका। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे इन फाइल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखो ये हमारा एंट्री पॉइंट कह लो, हमारा कोड जहां से चलेगा एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जब हम सर्वर अप करते हैं तब इसका यूज करते हैं, इसका और इसका। ठीक है, एसकी और वेस्की का। ठीक है, ये सेटिंग्स और यूआरएल से हम ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं जो आपको अभी समझना है, जो आपको अभी समझना है। यहाँ पे आपको एक पाथ दिया गया, एक पाथ इंपोर्ट किया गया। ये पाथ और कुछ नहीं, लाइक लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करता है आपके इस प्रोजेक्ट के पाथ को रखने के। ये प्रोजेक्ट का जो पाथ है ना, इसके पाथ को रखने के लिए बेस दिया यार, इसको कहा गया है। तो ये आपके प्रोजेक्ट के पाथ को रखता है, ये बेस DIR। ओके, और इसको ही ले आने के लिए, इसको ही गेट करने के लिए आपकी मशीन में इंपोर्ट कराया गया है। ठीक है, पाथ को, पाथलिब नाम की एक लाइब्रेरी जिसमें से पाथ नाम का एक मॉड्यूल आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस DIR आपको बहुत जगह इस्तेमाल करने को मिलेगा इस थ्रू आउट द कोड, है ना। इसमें क्या होता है, ये सीक्रेट की, ये जेंगो एक सीक्रेट की आपको बना के देता है। ठीक है, जिसको आपको हाइड ही रखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनने के समय भी और बनने के बाद। ठीक है, इसको डिलीट मत मार देना। ठीक है, डीबग ट्रू, अभी मैंने जब सर्वर अप किया था, यहाँ पे फिर से अप कर देता हूँ, इस पोर्ट पे हमारा चल रहा था, चलाओ इसको देखो। तो यहाँ पे डीबग ट्रू दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली हमारा जो बग आएगा उसको दिखाने के लिए कि कहाँ पे बग चल रहा है। मतलब क्या बग आएगा, मान लो चलते चलते वेबसाइट अचानक से क्रैश हो, तो क्या प्रॉब्लम कि क्रैश हो, तो उस बग को देखने के लिए यहाँ पे आपको इसकी रॉकेट के जगह पे यहाँ पे वो एरर आने लग जाएगा। ठीक है, मैं वो करके दिखाऊंगा जब वेबसाइट बनाने लगूँ। तो ये इसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इसको फॉल्स कर दोगे तो आपको बग नहीं दिखेगा। ठीक है, और जब हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं, जब हमारा वेबसाइट एक्चुअल में अप हो जाता है, जैसे google.com को हम फेच कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाएगा कि हम एक्चुअल में उसको अप कर दे, प्रोडक्शन में तैयार है, लोग आ रहे हैं मेरे वेबसाइट पे मेरे यूआरएल की मदद से, www.aimartians.com की मदद से आ रहे हैं, तो वो मेरा वेबसाइट देखेंगे। कल को मेरे वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम अपना एरर नहीं दिखा देंगे, नहीं तो पता चला कि उसने ब्रीच कर दिया सिक्योरिटी मेरे एप्लीकेशन। तो उस केस में जब हम इसको अप करते हैं अपने वेबसाइट को, तो हम डीबग फॉल्स कर लेते हैं यहाँ, जिससे उसको बग ना दिखाई। ठीक है, अलाउड होस्ट, अलाउड होस्ट जैसे लोकल होस्ट है ना, ये 127.0.1, 0.0.1 ये है होस्ट। ठीक है, ऐसे आप कितने भी होस्ट दे सकते हो। जब आप आगे चल के आप डॉकर का फाइल बनाओगे तो उसमें 0.0.0 4 टाइम 0 डॉट डॉट के साथ ही होता है, वो भी होस्ट होता है। तो हम अलाउड होस्ट करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन
इसको एक्सेस कर सकता है। तो एक तो हमारा लोकल मशीन जिसको हम लोकल होस्ट कहते हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख सकता है। ठीक है, और किसी और आईपी को हम वहां पे बताएंगे कि आप देख सकते हो, तो वो भी हमारा एप्लीकेशन, हमारा प्रोजेक्ट देख सकता है। तो वही अलाउड। ये है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। कल को आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें छोटे छोटे एप्लीकेशन। अभी देखो ये प्रोजेक्ट था कॉलेज जिसके अंदर मैनेज डॉट पी। फिर ये कॉलेज जो है ये वाला सिर्फ ये एक एप्लीकेशन। इसी तरह से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को जब आप बनाओगे तो आपको उस एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो ये मैनेज डॉट पी वाई है ना, ये पहचानेगा ही नहीं तुम्हारे प्रोजेक्ट, तुम्हारे एप्लीकेशन को। जो तुम छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाओगे ना वो नहीं पहचान। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन का तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा। ये पैनिक मत होना, ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये फाइल सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ये है मिडिलवेयर। कल को तुम्हारी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में कोई ना घुस जाए बिना तुमसे पूछे, इसलिए जेंगो ने अपनी तरफ से ये सिक्योरिटी दे रखी। इतना समझ लो कि कोई तुम्हारे लॉगिन पेज पे, एडमिन पेज पे कोई तुम लॉगिन ना कर जाए। ठीक है, उसके लिए मतलब सिक्योरिटी पर्पज के लिए मिडिलवेयर। ठीक है, उसके बाद रूट यूआरएल कॉलेज डॉट यूआरएल करके बनाया है। ये टेम्पलेट है। अब देखो कल को तुम अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें टेम्पलेट्स होंगे। अब टेम्पलेट्स क्या होता है? एचटीएमएल की फाइल्स। ठीक है, देखो ये जो प्रोजेक्ट तुम देख रहे हो ना, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे 3 और फोल्डर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो फोल्डर होते हैं? तो एक होता है तुम्हारा टेम्पलेट, दूसरा होता है फोल्डर है ये जो यहाँ पे मैं बनाऊंगा कल। टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट में तुम्हारी सारी एचटीएमएल की फाइल। स्टैटिक होगा, स्टैटिक के अंदर जावा स्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस की फाइल, सॉरी सी एस एस की फाइल होगी। उसके बाद तुम्हारा एक मीडिया फाइल हो। देखो मीडिया फाइल क्या काम करता है? रन टाइम में जब हमारा एप्लीकेशन चलता है और हम कोई, मान लो कि कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहां पे हम अपना डेटा फिलअप करते हैं ना और कुछ इमेजेस डालते हैं कि मेरा इमेजेस 30 KB। तो वो डायनेमिक कंटेंट, उस डायनेमिक कंटेंट को रखने के लिए मीडिया फाइल बनाया, सॉरी मीडिया फोल्डर बनाया जाता है जेंगो। ठीक है, रन टाइम में जो डेटा एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, कल को आपको लेट्स से मैंने अभी एक वेबसाइट अप किया था, तो अगर उस वेबसाइट को मैं जेंगो से बनाता तो उसमें जो प्रोडक्ट मैं डाल रहा था, उस प्रोडक्ट के अंदर जो मतलब जो इमेजेस थी वो डायनेमिकली जा रही थी, उसको कोडिंग बेस पे जाकर बैकएंड डेवलपर नहीं डाला, तो वहीं से आपको जाता है एडमिन पैनल से। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे डेटाबेस है। यहाँ पे डेटाबेस चेंज करना बहुत आसान। ठीक है, देखो ये जो 2 लाइन है ना, ये एसक्यूलाइट डेटाबेस जो आपको फ्री में मिला है यहाँ पे, db.sqlite3, इसको आप चेंज करके माई एसक्यूएल कर सकते हो। ये बस 2 ही लाइन चेंज करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस बदलना बहुत आसान। अगर ये नहीं होता तो तुम्हारे पसीने छूट जाते, डेटाबेस भी बदल। यही फायदा होता है एक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क चीजों को आसान कर देता है। जो तुम्हें शुरू से काम करना पड़ता है उसके लिए सिर्फ 2 लाइन बदल। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड के लिए आप लोगों ने देखा होगा मिनिमम 8 कैरेक्टर, एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, @ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होना चाहिए, तो वो सब ये पहले से बना है। ठीक है, अब ये लैंग्वेज है, टाइम जोन है, इसको मत देखो। ये देखो स्टैटिक वाला, जो हम कल स्टैटिक फाइल बनाएंगे तो उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग वाला फाइल। ठीक है, जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के सेटिंग्स को देखता है। जैसे आपका मोबाइल है ना, तो उसमें सेटिंग जैसे होता है जो आपका पूरा मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन होगी। सुबह में आपको जैसे अलार्म लगाना है कि नहीं, आपका ब्राइटनेस क्या होगा, तो सेटिंग यही काम करता है, पूरे मोबाइल का देख रेख करता है और वहां पे आप जाकर कुछ बदल सकते हो। तो अगर आप कल को प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप यहाँ पे इसी सेटिंग्स में आके हेर फेर करते हैं, और इससे बहुत फ्रिक्वेंटली हम इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद है हमारा, कहाँ गया, यूआरएल्स। यूआरएल्स जो है, अब किसी वेबसाइट पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखो एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन। ठीक है, oh shit। अभी एडमिन मैंने क्रिएट नहीं किया, शायद होगा नहीं। एक सेकंड देखना दो। एडमिन नहीं चल रहा।
माइग्रेट करके चलाना पड़ेगा इसको, थोड़ी देर में चलेगा। खैर, तो ये जो देख रहे हो ना, ये एडमिन, ये हमारा यूआरएल के आगे लग जाता है और हमारा यूआरएल खुल जाता है, मतलब जो हमारा एडमिन पैनल खुल जाए। देखो ये डिबग आ रहा है ना, ये बता रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, यही डिबग ट्रू करने से हुआ है। डिबग फॉल्स कर दूंगा तो ये सब एरर नहीं होता है। ठीक है, देखो लाइन नंबर बता रहा है 228 पे ये दिक्कत है, 201 पे ये दिक्कत है, बहुत सारी चीजें ये बता रहा है, तो ये डिबग ट्रू करने से बता रहा है। ठीक है, खैर, ये सब आप लोगों को समझ में आया गाइस? सेटिंग्स के बारे में हाँ जी समझ सर। में आया? अच्छा, एक और भी चीज है इस एप्लीकेशन को जब हम बनाएंगे, तो ये भी हमारा एक एप्लीकेशन है कॉलेज, इसके अंदर एक व्यूज डॉट पी वाई नाम की फाइल है। ठीक है, जेंगो हमारा मॉडल व्यू टेम्पलेट पे काम करता है। ठीक है, मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। ये है हमारा क्लाइंट। क्लाइंट किसको कहते हैं? हम और आप अगर किसी वेबसाइट को फेच कर रहे हैं, जैसे www.google.com, तो मैं गूगल के सर्वर से कुछ पूछ रहा हूं, तो मैं एक क्लाइंट हूँ गूगल का। तो कल को कोई भी बंदा मेरे पास आएगा मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये क्लाइंट कहलाए। ठीक है, अब ये एक यूआरएल को हिट करता है। जैसे मैं, मान लो कि ये कृष्णा है, कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा एक क्लाइंट है, कृष्णा ने लिखा google.com। ठीक है, तो google.com क्या है? एक यूआरएल है, एक यूआरएल है। अब ये google.com कहाँ जाता है? ये google.com जाता है जेंगो के पास। ठीक है, क्योंकि हमारा वेबसाइट पाइथन जेंगो से बना हुआ है, इसलिए जेंगो के पास जाता है। फिर उसके बाद ये जाता है हमारा व्यू के पास, व्यू के पास जाता है। व्यू क्या करता है? तो जितनी भी बिजनेस की लॉजिक लिखी होती है ना, मतलब ये google.com को बुला रहा था, गूगल को खोलने के लिए जो लॉजिक लिखा होगा वो व्यूज नाम के फाइल में लिखा होगा। ये एक पाइथन की ही फाइल है। अब सिर्फ लॉजिक से तो काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ कोड दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको एक अच्छा लुक देना होता है, टेम्पलेट देना होता है एचटीएमएल से जो बना होता है। तो ये एचटीएमएल का से इंटरेक्ट करता है। जो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर अभी बनाएंगे ना, उसके अंदर एचटीएमएल का कोड होता है, उस एचटीएमएल से ये इंटरेक्ट करता है, एचटीएमएल से इंटरेक्ट करता है। और ये साथ साथ मॉडल से भी इंटरेक्ट करता है। अब इस एचटीएमएल से तो हमारा एक स्केलेटन आएगा कि वेबसाइट दिखेगा कैसा। मान लो किसी डेटा के बारे में इसने पूछ दिया, तो डेटा कहाँ से आएगा? तो मॉडल का मतलब होता है डेटाबेस, डेटाबेस को ही मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस में इंटरेक्ट होगा। अब देखो, google.com जब यूजर पूछता है ना, तो यूजर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट किया यूआरएल की मदद से, जेंगो के पास आया, क्योंकि हमारा वेबसाइट पाइथन से बना, तो जेंगो का फ्रेमवर्क यूज किया है हम। फिर उसके बाद व्यूज में हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। उसने जो भी बोला www.google.com दिखा दो, google.com दिखाया हमसे। वो गया एचटीएमएल के पास, एचटीएमएल मतलब टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, इसको टेम्पलेट्स लिखोगे तो ज्यादा, टेम्पलेट्स के अंदर एचटीएमएल की फाइल होती है, बहुत सारी फाइल होती है, इसलिए इसको टेम्पलेट्स कह रहा हूँ। ठीक है, अब ये टेम्पलेट्स के पास गया, टेम्पलेट से टेम्पलेट उठा के ले आया व्यूज पे। फिर मॉडल पे गया, मॉडल से, मॉडल के अंदर होता है डेटा, और डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर होता है डेटा, इससे ये डेटा उठा के ले आया। इन दोनों को एक साथ कॉन्फ़िगर करके उसने रखा और यूजर के स्क्रीन पे उसने दिखाया गूगल। ऐसे ये काम करता है। ये फिर एरो ऐसे यूजर की तरफ चला जाता है, मतलब क्लाइंट की। ये है मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो इसको कहते हैं एम, मॉडल को एम कहते हैं, इस व्यू को वी कहते हैं, और इस टेम्पलेट को टी कहते हैं। मॉडल व्यू टेम्पलेट, ये हायरार्की, इसी तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जेंगो काम। ठीक है, समझ में आएगा इस? हम्म, यस सर। चलो, हाँ जी सर। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो आप। ठीक है, चलो, मैं इसको गिटहब पे डाल दूंगा। ठीक है, बाय गाइस। कि मेरी एक मीटिंग भी है और 8 बजे तक ही क्लास ले पाऊँ, क्योंकि मैं थक जाता हूँ मैं भी, है ना। चलो गाइस, मिलते हैं। ओके, बाय। ओके सर, बाय सर। बाय।